हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 6। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश और ओलंपियाड कौन सा है आपका, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन यानी SOF। तो इस सैम्पल पेपर को आज हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग सच में ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। सभी ओलंपियाड के लिए, सभी क्लास के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। दाम है केवल 1000 रुपये। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्चुअल सैम्पल पेपर की तरफ। तो इस सैम्पल पेपर का आपको पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये जो आपका सैम्पल पेपर है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए होने वाला है, और आपका जो एक्चुअल पेपर होगा जिसको आप देने जा रहे हैं वहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन देने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वहाँ पर आपको 50 देखने को मिलेंगे। और इसको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय भी मिलेगा। अब आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मतलब किस तरीके से डिवाइडेड होंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर मुझे समझा दो भैया। तो ये जो आपका पेपर है ये आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है आपका वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा और उस वर्ड की आपको मीनिंग पूछ सकते हैं, उस वर्ड की आपको अपोजिट पूछ सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग हो गया, ये सारी चीज़ आपसे स्पेलिंग पूछ सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज से। दूसरा, इस वाले सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। दूसरा है आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपको कुछ रीड करना होगा। तो रीड क्या करना होगा, रीड तो सर जी पैसेज ही किया जाता है। तो आपको एक पैसेज वहाँ पर दिया होगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है और उस पैसेज से जो जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। 10 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। अब आता है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, यानी आपके बोलने की और लिखने की क्षमता को यहाँ पर पता करा जाता है कि क्या आप बोल सकते हैं अच्छे से, लिख सकते हैं अच्छे से। तो बोलना और लिखना अच्छे से आप तब कर पाएंगे जब आप अपने वातावरण को देखेंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई 2 लोग बात कर रहे होंगे, 3 लोग बात कर रहे होंगे, यानी कुछ लोग बात कर रहे होंगे और उनकी बातों से आपको निकाल कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से आपको इस तरीके के सवाल आएंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। दूसरा है अचीवर सेक्शन, यानी नाम से ही पता चल रहा है जिनको ये प्राइज़ को पाना है, यानी जिनको ये ओलंपियाड जीतना है, अचीव करना है, यानी हमारे टॉपर्स की बात यहाँ पर की जा रही है। तो टॉपर्स का सेक्शन यानी हार्ड क्वेश्चन का सेक्शन, यानी इन तीनों सेक्शन के जो हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको अचीवर सेक्शन में पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको किस सिलेबस की ज़रूरत होगी, उस सिलेबस को बता देता हूँ। तो सेक्शन 1 को करने के लिए अगर आपको नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, जंबल्ड वर्ड, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, स्पेलिंग, कोलोकेशन, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, मतलब ये सारी टॉपिक्स अगर आपको पता है तब आप इन चीज़ों को दे सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डीप लेवल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अगर आप डीप से पढ़ने के लग जाएंगे तो आप ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसलिए सभी चीज़ों को पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, यही इसकी ट्रिक है। और आप सेक्शन 1 को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 में आपको क्या करना है, सेक्शन 2 को आपको करने के लिए कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। आपको अगर कहीं पर कोई न्यूज़ की हेडलाइन मिल जाए, है ना, वहाँ पर जो न्यूज़ चैनल चलते रहते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मोहतरमा आकर क्या करती हैं, नीचे बोलती रहती हैं, उनके नीचे हेडलाइन चलती रहती है ना, उन हेडलाइन को पढ़ो, नए नए न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर आ रहा है उसको पढ़ो, है ना, और कोई कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको पढ़ो। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है या शॉर्ट नैरेटिव है, कोई टाइम टेबल है उसको पढ़ो, न्यूज़ को पढ़ो, स्टोरीज़ को पढ़ो, डायरी को पढ़ो, है ना, पोस्टर पढ़ो, कोई मैसेज पढ़ो, यानी कुल मिला के सभी तरीके के टेक्स्ट को पढ़ो। और उन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ये पता करो कि क्या अब इन टेक्स्ट से अगर कोई मुझे सवाल पूछेगा तो मैं इन टेक्स्ट को देखकर उसका जवाब बता सकता हूँ। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो आप दूसरे सेक्शन को करने के लिए तैयार हैं। तीसरा सेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, तीसरा सेक्शन करने के लिए आपको घर से बाहर निकल जाना है और बाहर निकल कर देखना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कोई किसी से माफ़ी मांग रहा है, कोई किसी से निराश है ना, कि बाबू ने तुमने तो थाना ही नहीं थाया, अब मैं तुमसे निराश हो गई हूँ। ठीक है, अगर कोई किसी से निराश हो गया है, अब जो बाबू हैं वो उनको क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई सॉरी 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 सॉरी, अब मुझसे गुस्सा मत हो, है ना। तो जहाँ पर 2 लोग ऐसे इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ से आप इनकी बातों को सुन सकते हो और इनकी बातों को सुनकर आप अगर इनकी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना, अगर कोई अपनी बात को अपॉलजी कर रहा है, नहीं कोई अपनी बात गिल्टी है, कोई अपनी बात गलती को मान रहा है कि हाँ तुमने कहा था मुझे फ़ोन करो, मैं तुमको रात को 12 बजे फ़ोन नहीं कर पाया, मैं तो सो गया था, वो बेचारा पढ़ रहा था 11 बजे तक और ये सोच रही थी मेरे पास फ़ोन करेगा।
तो यानी इस तरीके से अगर कोई अपनी गलती मान रहा है, कोई किसी से मना कर रहा है कि नहीं तुम चाहे जितना सॉरी बोल लो मैं तो जा रही हूँ, ठीक है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, यानी इस तरीके से अगर कोई भी किसी तरीके की बात कर रहे हैं दो लोग, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी बातों को सुन सकते हैं और आप फिर जाकर अपने घर पर अपने भाई से पूछ कि भाई मैंने ये सारी बातें सुनी हैं, अब तो इसमें से मुझको सवाल पूछ लिया, अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा तो मैं सेक्शन 3 करने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं दे पाऊँगा तो मैं फिर से जाकर किसी और की बातें सुनूंगा। मार खा जाओगे भाई, तो थोड़ा संभल के सुनना, ठीक है। और अगर आप इन तीनों सेक्शन के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और बहुत अच्छे से बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन को भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, तब आप सेक्शन 5 को देने के लिए तैयार हैं, यानी इन सभी के हार्ड क्वेश्चन आपको सेक्शन 5 में देखने को मिलेंगे। तो आप सर जी आपने मुझे बहुत कुछ बता दिया, मेरा दिमाग भर गया है, तो मुझे कुछ आइडिया भी दे दो कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए तो सैम्पल पेपर बनाया गया है भाई। तो चूँकि ये सैम्पल पेपर है तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन तो नहीं पूछ दूंगा मैं, यहाँ पर मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा, यानी यहाँ पर हम लोग केवल 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन को करने के लिए हम कोई सेक्शन को छोड़ दें, यानी हम हर तरीके के क्वेश्चन को इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कह रहा है 3 out of 10 स्टूडेंट ग्रैब्ड द अवार्ड इन द इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन फॉर दियर डैश स्किल। 10 स्टूडेंट है किसी क्लास में और उस क्लास में क्या हुआ भैया, इलोक्यूशन कंपटीशन हुआ। इलोक्यूशन कंपटीशन यानी इलोक्यूशन को आप कह सकते हैं कि भाषण प्रतियोगिता, ठीक है। इलोक्यूशन मतलब भाषण, स्पीच, है ना। यानी वहाँ पर मैम ने कहा भाई आज हमारे यहाँ क्या है, स्पीच का कंपटीशन है, जो अच्छे से भाषण दे पाएगा, जो अच्छे से स्पीच दे पाएगा वही जीतेगा। 10 बच्चों ने दिया और 10 में से केवल 3 बच्चों ने ग्रैब्ड द अवार्ड, ग्रैब्ड अवार्ड यानी अचीव्ड द अवार्ड। 10 में से केवल 3 बच्चों ने क्या किया, अवार्ड को अचीव किया। अब ये अवार्ड उनको किस कारण से मिला, यानी उनके अंदर ऐसी कौन सी स्किल थी, ऐसा कौन सा उन्होंने मुजस्सिमा बना दिया था कि उनको ये अवार्ड देना पड़ गया। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़िए और पढ़कर पता करिए किस ऑप्शन का क्या मतलब है। अब आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को साफ साफ बोलना, ठीक है। ये यानी आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ को साफ साफ बोल पा रहे हैं, क्लियर स्पीच, है ना, अगर आप जो क्लियर स्पीच दे पा रहे हैं और उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनको साफ साफ बोल पा रहे हैं, यानी पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा ही बोल रहे हैं, पिज्जा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ साफ साफ बोल पा रहे हैं तब आपके अंदर आर्टिकुलेशन की क्या है, आपके अंदर आर्टिकुलेशन की स्किल है। अब अगर आप क्या कर पा रहे हैं, अगर आप लोग बेसिकली रेस्टिट्यूशन यानी आप बेसिकली किसी तरीके से किसी चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। यानी मैम ने आपसे कहा कि मैं क्या कर दूं, मतलब आपका नाम मान लो राहुल है, तो मैम ने कहा राहुल भाई उठो अब तुम स्पीच दो, तो आप भाई रो पड़े, कहा नहीं मैम मेरी जो आवाज़ है उसमें वो कोयल वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इस बात को हार देता हूँ, यानी मैं गिव अप कर देता हूँ। तो गिव अप जो करता है उसको रेस्टिट्यूशन कहा जा सकता है। इंटीग्रेशन की यानी किसी चीज़ को कंबाइन करने की जो स्किल होती है उसको आप इंटीग्रेशन कहते हैं। कंबाइन करने की जो स्किल होती है उसको आप क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और एकोमोडेशन यानी बेसिकली किसी चीज़ को एडजस्ट कर पाना, किसी चीज़ को बेसिकली समझ रहे हो ना। एकोमोडेशन बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं तब आपके अंदर एकोमोडेशन की क्या है, स्किल है। अब आप इस सेंटेंस को पढ़कर आपको क्या पता चलता है कि इसमें इसकी कौन सी स्किल काम आएगी। यानी अगर आप कोई बच्चा स्पीच दे रहा है तो क्या वो किसी चीज़ को हार मान जाएगा तब मैं उसको प्राइज़ दे दूंगा, नहीं भैया मैं नहीं दूंगा। क्या वो एक तरफ क्या दे रहा है, एक तरफ वो स्पीच दे रहा है, एक तरफ वो सारी चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है, तो क्या मैं उसको दूंगा, अरे मैं क्यों दूंगा भाई, उसका तो उससे कोई नाता ही नहीं है। और तीसरा है इंटीग्रेशन, यानी कोई स्पीच दे रहा है एक तरफ और एक तरफ सभी चीज़ों को मिलाया जा रहा है, तो क्या मैं उसको दूंगा, नहीं भैया ये तो दूसरी स्किल है और मुझे यहाँ पर दूसरे स्किल का काम है, तो इंटीग्रेशन के लिए भी मैं इसको नहीं दूंगा। पहला वाला सही हो जाएगा जो कि है हमारा आर्टिकुलेशन यानी वो भैया हमारा स्पीच भी दे रहा है और स्पीच देते टाइम उस सारी बातों को, सारे लेटर्स को साफ साफ बोल पा रहा है, अच्छे से बोल पा रहा है, क्लियरली बोल पा रहा है। इसीलिए मैं क्या कहूँगा, इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ भाई आ जाओ तुम ही को मिलेगा प्राइज़। यानी उन 10 में से 3 बच्चों के अंदर क्या था, आर्टिकुलेशन की स्किल थी, यानी उन्होंने स्पीच को साफ साफ बोला था, साफ साफ प्रोनाउंस किया था, इसलिए वो जीत गए। ठीक है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको ज़रा साफ़ सफाई कर दूं। लेट्स गो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। ये वाला क्वेश्चन फिक्स है, आप चाहे क्लास फर्स्ट में हो, आप चाहे क्लास 12 में हो, क्लास फर्स्ट से 12 वाले बच्चे सब बच्चों को मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन फिक्स है। कौन सा क्वेश्चन, कि भैया आपको एक सेंटेंस दिया होगा, वहाँ से आपको एरर पता कर बताना होगा।
ठीक है। एक सिनोनिम या एंटोनिम वाला क्वेश्चन या दोनों भी आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिक्स होता है, और एक आपका ये एरर फाइंडिंग वाला क्वेश्चन फिक्स होता है भाई, ये पक्के से पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लो। ये कह रहा है कि आई वॉज absent फॉर अ मंथ, मैं क्या था, 1 महीने से क्या था, absent था। नाउ आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू कैचिंग अप इन द क्लास, अब मैं क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको पकड़ पाने में अपने आप को बहुत मुश्किल पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई भैया, ऐसी क्या गलती हो गई यहाँ पर, तो आई वॉज absent फॉर अ मंथ, ये तो मुझको सही लग रहा है, ठीक है, इसको मैंने सही कर दिया। कह रहा है नाउ आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू कैचिंग अप क्या है भैया, जब एक बार यहाँ पर फाइंडिंग में ING लगा दिया तो दोबारा कैचिंग में ING लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इनको केवल कैच लिखना चाहिए था, CATCH कैच, है ना, या फिर जो होता होगा कैच की स्पेलिंग तो इनको कैच लिखना चाहिए था, कैचिंग नहीं लिखना चाहिए था। तो इसका मतलब इन्होंने कहाँ पर गलती की, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन नंबर डी टू कैचिंग अप इन द क्लास, ये इन्होंने गलती कर दी, इनको लिखना चाहिए था आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू कैच अप इन द क्लास, क्लास की चीज़ों को पकड़ पाने में मुश्किल कर रहा हूँ, है ना। इसका मतलब तो होगा ना, मैं क्लास की चीज़ों को पकड़ पा रहे नहीं में मुश्किल कर रहे हूँ, मतलब समझ रहे हो ना। इसका सेंटेंस इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया कैचिंग अप लिख के, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर एरर था, ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। तीसरा है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या होता है भैया, तो पॉसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम होना, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, न्यूनता, अगर कोई भी चीज़ कम है, न्यून है यानी लेस है, एक्यूटनेस आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ कम है यानी बहुत ज़्यादा कम है तो उसका आप कहेंगे कि यहाँ पर भैया पॉसिटी है, ठीक है। अब कह रहा है एंटोनिम बताओ, क्लास 3rd से मैं बता रहा हूँ एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है किसी चीज़ का अपोजिट। तो पॉसिटी यानी पॉसिटी का पॉज, अब पॉज तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, पॉज का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। इन्होंने सोचा कि जो बैक बेंचर बच्चे होंगे सोचेंगे पॉज जो है पॉसिटी से मिल रहा है तो इसको टिक मार देता हूँ, तो बैक बेंचर वाले बच्चे भाई इससे सावधान हो जाओ, ये आपको उल्लू ही बनाते हैं। तो पॉज तो कतई नहीं होगा। स्कार्सिटी माने क्या होता है, स्कार्सिटी मतलब भी होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, लेकिन यहाँ पर आपको एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं पूछा है, सिनोनिम होता है इसका स्कार्सिटी, एंटोनिम नहीं है। उसके बाद फिर आता है क्या, ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में चलो बता दो। ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बता दो। फिर से बता देता हूँ भाई, तुम कमेंट सेक्शन में सारी बातें कर लो, बहुत सारी बातें कर लो, लेकिन आंसर भी तो मेरा बता दो यार, एक लोग तो बता दो कोई। सब लोग कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ तो सब लोग ये है वो है, सर ने यहाँ पर ये बोला, सर ऐसे नहीं ऐसे हैं, सारी बातें कर लो, ये कब आएगा वो कब आएगा, ये दे दो वो दे दो, नहीं, लेकिन आंसर तो मुझे बिल्कुल नहीं देना है, मुझे सब चीज़ कर देनी है, मुझे आंसर नहीं देना है। तो भाई आंसर दे दो, क्योंकि अगर कोई आंसर देता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल उसका स्क्रीनशॉट लेकर आऊँगा कि भाई ये मेरे भाई ने ये आंसर दिया था, ठीक है। अब तो दे देना आंसर। तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, मुझे होमवर्क में बताओ। सी वाला है सरप्लस यानी कोई चीज़ की अधिकता होना, ये लो भैया न्यूनता का उल्टा अधिकता मिल गया मुझको, यानी ऑप्शन नंबर सी जो सरप्लस है यही सही हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब न्यूनता, तो सरप्लस मतलब अधिकता, यानी सी जो आपको पॉजिटिव है इसका अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है स्पेलिंग वाला, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं स्पेलिंग वाले से भी क्वेश्चन आने के। यहाँ पर आपको परसिवरांस की क्या कहनी है, परसिवरांस की बतानी है, परसिवरांस इसमें चारों में से कौन सा परसिवरांस सही लिखा हुआ है। तो परसिवरांस यहाँ पर पहले ही गलत हो गया भाई, यहाँ पर प्रीसर्वेंस पता नहीं क्या लिख दिए हैं, तो प्रीसर्वेंस भी गलत हो गया, यहाँ दोनों पर PR पहले आ गया है, तो यहाँ पर पर्स ये दोनों सही हैं। अब परसिवरांस होता है, इन्होंने परसिवेरेंस लिख दिया है, यहाँ पर ई नहीं, यहाँ पर ए आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परसिवरांस होता है ना कि परसिवेरेंस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ईजी पीजी। अब आता है रीडिंग सेक्शन, यानी यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है भैया, क्वेश्चन को पढ़ना है। अब कह रहा है कि ये जो रीडिंग सेक्शन है छोटे बच्चों वाले में तो थोड़ा इनको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बेचारे, लेकिन बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लोग डालते हैं, बहुत प्यारी कहानियाँ। आप पढ़ो इस कहानी को, बहुत ही प्यारी है। ये कहानी है किंग मेताबो की, किंग मेताबो, ठीक है। कौन है, एक तरह के राजा थे। अब मुझे लगता है नाम से किंग मेताबो राजा, बाकी मुझे नहीं पता। तो जो किंग मेताबो थे वाज अ फेमस जेवलिन थ्रोअर यानी भाला फेंक थे, यानी ये क्या करते थे भैया, बहुत फेमस थे अपना भाला फेंकने में, ठीक है। यानी ये तुम लोगों की तरह केवल फेंकते नहीं थे, भाला भी फेंकते थे, तो ये भाला फेंकते हैं, ठीक है, भाला फेंकने में बहुत ज़्यादा फेमस थे। वन डे ही वेंट आउट हंटिंग विद हिज डॉटर कैमिली ऑन हिज बैक। एक दिन का मन करा कि चलो भैया आज हम लोग हंटिंग पे चलते हैं। हंटिंग यानी
हंटिंग यानी आपको पता ही है भाई, पुराने समय पर राजा महाराजा कहाँ पर जाया करते थे, शिकार करने जाया करते थे। तो ये एक दिन इनका मूड हुआ कि आज तो भैया मुझको शिकार पे जाना है। तो इस शिकार पर गए अपनी बेटी कैमली के साथ, इसको अपनी पीठ पर बिठा लिया इन्होंने। मतलब ऐसे जैसे पिता अपनी बेटी को लगा नहीं लेता है पीठ पे, तो ऐसे पीठ पे इन्होंने लगा लिया। अब लगा कर अपनी बेटी को लेकर शिकार करने चल पड़े। अब कह रहा है ऑल ऑफ अ सडन, अचानक क्या हुआ, द किंग वॉज अटैक्ड बाई अ बैंड ऑफ एनिमी। बैंड यानी ग्रुप। किंग के ऊपर क्या कर दिया भाई, अब चूँकि वो किंग है तो भाई राजा के बहुत सारे दुश्मन होंगे ही, तो जो इसके दुश्मन थे उन्हीं के एक ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब इसको ही हैड टू फ्ली, इसको क्या करना पड़ा, इसको भागना पड़ा। फ्ली यानी उड़ना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा भागना। तो इनको यहाँ पर तुरंत से भागना पड़ा। कब तक, अनटिल ही केम टू अ फास्ट फ्लोइंग रिवर। अनटिल कहाँ पर, जब तब तक ये भागते रहे जब तक इनके सामने एक ऐसी नदी आ गई जो कि बहुत तेज़ चल रही थी। अब ये नदी ऐसी थी कि ये यहाँ पर तैर तो सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भार होता थी, ये नदी इनको बहा ले जाती। तो इस फास्ट फ्लोइंग रिवर, अब कह रहा है विच ही वॉज अनेबल टू स्विम अक्रॉस, जिसके मतलब जिसके अक्रॉस यानी आर पार, ठीक है, अक्रॉस यानी आर पार, ठीक है। तो जिस नदी के पार स्विम यानी तैरना, जिस नदी के पार तैरने में ये अनेबल थे। क्यों अनेबल थे, बिकॉज ऑफ हिज डेटर ऑन हिज बैक, क्योंकि इनके पीठ पर तो इनकी बेटी बैठी थी, तो भार ज़्यादा हो जाता, कैसे तैरते। तो अपनी पीठ पर अपनी बेटी के होने के कारण ये क्या किए, ये क्या थे, परेशानी में थे, क्योंकि ये तैर नहीं सकते थे। इट सीम्ड एज इफ़ ही वॉज लॉस्ट अनटिल ही थॉट ऑफ अ वे आउट। अब तक हमको, आपको, इनको सबको ये लग रहा था कि अब तो इनकी मृत्यु होने वाली है। कब तक, जब तक इनको एक रास्ता नहीं मिल गया। कौन सा रास्ता, ट्राइंग हिज डॉटर टू हिज जैवलिन, टाइंग यानी बांधना। इन्होंने अपनी बेटी को ही अपने जैवलिन में, अपने भाले में बांध दिया। ही हर्ल्ड इट, हर्ल्ड यानी किसी भी चीज़ को ऐसे अगर आप बहुत तेज़ से फेंकते हैं, है ना, जोर से फेंकना आप कह सकते हैं, है ना। थ्रोइंग हार्डली, इस तरीके से, है ना, थ्रोविंग फास्टली या हार्डली आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को ही भाले में बांध दिया, और बेटी को भाले में बांधकर खूब तेज़ से फेंका, और जैसे ही फेंका इट विद ऑल हिज स्ट्रेंथ टू अदर साइड ऑफ रिवर, और इतना तेज़ से फेंका अपनी पूरी ताकत लगा के कि इनकी बेटी रिवर के पार हो गई, जाकर उधर जाकर गिरी भैया, रिवर को ही पार कर दिया उस जैवलिन पर बैठकर इनकी बेटी ने। देन ही डाइव्ड यानी तैर कर अंदर से जाना, इनटू द वाटर एंड स्वैम अक्रॉस वेयर कैमली वाज। तो ये नदी के अंदर चले गए, और जहाँ पर कैमली थी नेक्स्ट साइड, वहाँ पर ये पहुँच गए। और इनकी इस बहादुरी को देखकर इनके जो दुश्मन थे वो भी बिल्कुल चकित हो गए, और कह दिया भैया कि अब इनका पीछा नहीं किया जा सकता, ये तो अलग ही लेवल के बंदे हैं। हाँ, अपनी बेटी को भाई भाले में बांध कर फेंक दिया इन्होंने, है ना। तो ये थे हमारे किंग मेहताबू। तो किंग मेहताबू वाज वेल नोन फॉर, किंग मेहताबू किस चीज़ के लिए फेमस थे भैया, क्या हंटिंग के लिए, हंटिंग पर गए थे, हंटिंग के लिए फेमस थोड़ी थे। हिज विजडम, बहादुर, हाँ दिमाग इन्होंने लगाया, लेकिन इसके लिए फेमस नहीं थे। रनिंग फास्ट, ये भी इनको फ़ायदा दिया, लेकिन इसके लिए फेमस नहीं थे। फेमस थे थ्रोइंग जैवलिन के लिए थे, यानी ये जैवलिन फेंकने में फेमस थे, और उसी ने इनको क्या किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसके अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है वैन वाज द किंग अटैक्ड बाय द एनिमी। किंग को एनिमी ने कब अटैक किया, जब ये पिकनिक पर गए थे। अरे भैया राजा है, कोई पापा नहीं है, मतलब पापा तो हैं लेकिन राजा उस समय के, आज के समय नहीं है जब पिकनिक पे जाएंगे। केम टू अ फास्ट फ्लोइंग रिवर, तब इनको अटैक किया, नहीं भैया। ही इज़ वाज स्विमिंग द रिवर, तब भी नहीं। जब ये हंटिंग पर गए थे अपनी बेटी के साथ, तब इन्होंने जो एनिमीज़ थे तब इन्होंने इनको क्या किया, अटैक किया, जब ये कहाँ पर थे, हंटिंग पर गए हुए थे। दूसरा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। तीसरा सेक्शन है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। आओ भैया, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है जॉर्डन, वाह भाई, बड़े अमीर लोग बात कर रहे हैं। तो पहला है हमारा जॉर्डन क्या कहता है, वेयर आर वी गोइंग टू स्पेंड आवर वेकेशन, भाई इस बार कहाँ छुट्टियाँ मनाने चलें। तो लुक्के कहता है ल्यूक है वैसे इसका नाम, लेकिन अब इसको आप लुक्खा भी कह सकते हैं। तो ये जो लुक्खे हैं, ये कहते हैं, लुक्खे लोग कहते हैं कि डैश यू टेल मी, यानी मेरे पास तो भाई कोई आइडिया नहीं है, तुम ही बताओ। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, जॉर्डन कहता है कहाँ चले, तो कहता है डैश यू टेल मी, नो वे, नो वे, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बताओ। तो ये कोई अर्थ नहीं बना रहा है। हाँ, ये भी मैं तुमको बता दूं, अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है, अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस को उस ब्लैंक के अंदर भरना चाहिए, और जब इस ब्लैंक के अंदर आप भरेंगे तब आप उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर ये कोई मीनिंग बना रहा है तब हाँ भैया सही है, अगर मीनिंग नहीं बना रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए। तो कह रहा है नो वे, कोई मतलब कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे बताओ। तो ये कोई अर्थ नहीं बना रहा है, मतलब अर्थ तो बना रहा है, लेकिन भाई सब लोग चिलपिल बात कर रहे हैं कि कहाँ वेकेशन पर जाए, कहेंगे कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझे बताओ।
तो ये वैसे कोई अर्थ नहीं बना रहा है, तो ये गलत हो गया। नो ग्रेट, कोई महान नहीं है। नो ग्रेट में नहीं महान, अरे ऐसा मतलब कुछ अर्थ बना रहा है, नहीं बना रहा है। सम आइडिया, कुछ आइडिया है, तुम बताओ। अगर इसके पास कुछ आइडिया होता ही तो वो क्यों बताता भाई, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, यानी नो आइडिया, भैया मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, तुम ही मुझको बताओ। यही सही आंसर बना रहा है, यही सही आंसर भी है। 8 वाला है मैनेजर। मैनेजर क्या कहता है, मैनेजर कहता है एलेक्स प्लीज़ डैश ऑल द टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस एंश्योर वी कवर एवरीथिंग एफिशिएंटली। कह रहा है कि एलेक्स, मान लो मैनेजर है, मैनेजर का जो नौकर है उसका क्या नाम है, एलेक्स। तो मैनेजर अपने नौकर एलेक्स से कहता है एलेक्स क्या कर लो, ये जो सारे टॉपिक हैं इनको जल्दी जल्दी से लिख लो और ध्यान दो ये सारी टॉपिकों में बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है। तो लिखने को आप क्या कह सकते हैं, है ना। अब ऑल द टॉपिक्स, अब ब्रिंग ऑफ यानी ले लो, समझो, ब्रिंग ऑफ यानी ले लेना। अब भाई टॉपिक्स हैं, कोई टॉफ़ी नहीं है कि इसको भर लेंगे जेब के अंदर और भाग चलेंगे, तो ये कोई टॉफ़ी तो है नहीं भाई, तो ब्रिंग ऑफ भी नहीं होगा। लिस्ट डाउन, हाँ ये हो सकता है, टॉपिक्स हैं तो टॉपिक्स को तो भाई लिखा ही जाता है, लिस्ट डाउन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रिकल अप का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और लेट डाउन यानी नीचे झुका दो, इन सारे टॉपिक्स को नीचे झुका दो। कोई आंसर नहीं बना रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अब आते हैं अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी टॉपर्स के सेक्शन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक दे रखा है, इसको भर दो, ठीक है, आपको ब्लैंक दे रखा है, इसको भर दो। अब आपको क्या करना है, कुछ होमवर्क कर दो मेरे लिए भाई। कोरेबोरेट यानी क्या होता है, इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बटरेस मतलब क्या होता है, ये भी मुझको आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब तुम होमवर्क नहीं करते हो तो होमवर्क पकड़ो। लेवी का मतलब क्या होता है, ये भी मुझको आप कमेंट सेक्शन में बता देना, प्लीज़ बता देना भाई, मैं सारे कमेंट को लेकर आऊँगा। ये मत समझना कोई एक कमेंट लेकर आऊँगा, अगर सब बच्चों ने कमेंट किया तो मैं सारे कमेंट लेकर आ जाऊँगा स्क्रीन पर, सबका नाम ले लेके बोलूँगा शहबाज भाई तुमने क्या किया है, आंसर दिया है, ठीक है। तो सारे आंसर का आपको क्या करना है, सारे आंसर के सारी मीनिंग आपको बतानी है। मैं आपको यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी मीनिंग बता देता हूँ। कैफकैक्सू, कैफकैक्सू का मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली यही मतलब होता है, जैसे अच्छा मैं पहले बता देता हूँ इसका सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है द एक्टर्स लाइफ टुक अ डैश टर्न व्हेन ही इमर्स्ड हिमसेल्फ इन स्पिरिचुअलिटी विच लेफ्ट हिम क्वेश्चनिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक एक्टर था, और ये जो एक्टर था ना हमारा, ये एक्टर भाई आपको पता ही, भाई एक्टर है तो एक्टिंग करेगा, और एक्टिंग में क्या होता है आपको सबको पता ही है। तो ये जो एक्टर था, ये एक्टर क्या करता है, कहता है कि यहाँ पर सेंटेंस की जो इसका जीवन था, इसमें एक बहुत ही डैश टर्न आ गया। डैश टर्न यानी कैफकैक्सू यहाँ पर आंसर है। कैफकैक्सू मतलब होता है, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स टर्न या कंफ्यूजिंग टर्न या पजलिंग, है ना। तो इसके जीवन में एक ऐसा टर्न आया जिसको समझकर आप पजल्ड रह जाएंगे कि आखिर ये कैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक समय पर एक्टर था, वो अब स्पिरिचुअलिटी में आ गया, यानी वो आध्यात्म में आ गया है। अब उसके जो जीवन है वो इसी क्वेश्चन पर है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का सत्य क्या है, ठीक है। तो अगर कोई एक्टर इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के अंदर आएगा तो आप तो यही कहेंगे ना भैया एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मोड है इसके जीवन का। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम था कैफकैक्सू, उसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बाकी सारे का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑप्शन नंबर, हाँ आप कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रैंक क्या कहता है, जीटी वाला अपना फ्रैंकलिन आ गया है, और वो कह रहा है कि द अर्ली मॉर्निंग ड्यू सेटल्ड ऑन, ड्यू यानी होता है आपका क्या, कोहरा या कोस नहीं, ओस, कोहरा आप कह सकते हैं, ठीक है। कोहरा मतलब तो फॉग होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो कोहरा है, सेटल्ड ऑन एवरी ब्लेड ऑफ ग्रास। अब ग्रास कैसी होती है, ग्रास कुछ तरीके से ऐसे टाइप होती है। तो इस ग्रास का जो ब्लेड है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि सुबह जब आप निकलेंगे खेतों में तो आपको दिखेगा जो ग्रास होती हैं, इन ग्रास के कोनों पर इनकी जो ब्लेड होती है, यहाँ पर पानी टाइप लगा रहता है। ये एक्चुअल में वही ओस ही रहती है, वही कोहरा ही रहता है। कोहरा नहीं कहेंगे आप, ओस ही कहेंगे इसको, ठीक है, ओस रहती है, ठीक है, ओस रहती है, ठीक है। तो फ्रैंक कहता है कि जो अगर आप सुबह उठेंगे मॉर्निंग में, तब आपको क्या दिखेंगी, हर ग्रास की, हर घास की, हर ब्लेड पर आपको ओस जमी हुई दिखेगी। और ये क्या करती है, एंड डैश इन द मॉर्निंग सन, और जैसे ही सूरज निकलता है ये डैश होने लगती हैं, यानी क्या डिटरमाइंड होने लगती हैं, क्या दृढ़ संकल्प होने लगती हैं। भैया कोहरा है, हमारा दोस्त नहीं है जो यूपीएससी क्लियर करने जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्या डिस्टर्ब फील करती हैं, नहीं भैया पागल नहीं होंगी ये भाई, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं। क्या ये ग्लिच मार जाएंगी, भैया हमारा फ़ोन थोड़ी है ग्लिच मार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ग्लिसेंट यानी ग्लिटर करने लगती हैं, ग्लिटर करना यानी चमकना, शाइन करने लगती हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्लिटर यानी चमकने लगेंगी, यही हो जाएगा सही आंसर। ये था आपकी आज की क्लास का कंटेंट। तो अगर आपको ओलंपियाड की सच में तैयारी करनी है तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स
सभी क्लास के लिए, सभी ओलंपियाड के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। प्राइस है केवल 1000 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कार्ड में मिल जाएगी। बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। क्लास 6 वालों का भी हो गया भाई, अभी कुछ क्लास वाला और बचा है, उसके बाद हमारा ये सेक्शन भी, हमारी सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को करिए लाइक, कमेंट करिए सभी आंसर्स को, यानी मैंने शुरुआत में जो एक मीनिंग पूछी थी वो उसको, और 3 मीनिंग जो मैंने बाद में पूछी थी, यानी 4 वर्ड की मीनिंग अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो उस कमेंट को मैं क्लास में लेकर आऊँगा, नाम लेकर शाबाशी देकर जाऊँगा। बाकी शेयर करिए इस वीडियो को अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद।